नमस्कार साथियों, तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे सारे सेशंस अब तक के जो भी लोग देख रहे हैं और लगातार उसमें अपनी समस्याएं, अपने कमेंट्स, अपने लाइक्स को भेज रहे हैं, उन सभी के लिए आप सबका धन्यवाद है। आज का सेशन है 96 और हमेशा की तरह तेरी मेरी कहानियों में कुछ और ऐसी कहानियां हैं जो हम सबकी अपनी ज़िंदगी से जुड़ी होती हैं। कभी हमारी कहानियों में बात होती है अडल्टहुड की, कभी बात होती है एल्डरली पीपल्स की, कभी बात होती है बच्चों की, तो कभी पेरेंटिंग की, कभी हम बात करते हैं आदतों की और कभी व्यवहारों की। तो उसी के साथ आज का हमारा टॉपिक जुड़ा हुआ है फैमिली हेल्थ। फैमिली हेल्थ मीन्स किड्स हेल्थ। बच्चों का स्वास्थ्य सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर माता पिता सबसे पहले यही चाहते हैं कि उसका बच्चा खुश रहे और उसका बच्चा स्वस्थ रहे। लेकिन बहुत सारी ऐसी कहानियाँ जिसमें अच्छे माता पिता जो अपनी पेरेंटिंग को ये समझकर कि वो बेस्ट पेरेंट है और इसमें बहुत सारी ऐसी छोटी सी गलतियाँ कर रहे होते हैं जो लक्षणों के माध्यमों से उनके बच्चों में दिखाई देती हैं और उस लक्षण को अक्सर माता पिता समझ नहीं पाते कि ये क्या है। उन्हें लगता है ये सामान्य सी बात है। लेकिन आज का परिवेश बहुत परिवर्तित हो चुका है। आज बच्चों के अंदर बहुत सहनशीलता की कमी हो गई है। वो बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिव हो गए हैं। उनके अंदर जो भाव हैं, जो अंदर उनके मन की दशाएं हैं, वो दशाएं कई बार उनके अंतर्मन में बहुत सारे ऐसे भावनाओं को, ऐसी आदतों को, ऐसे व्यवहारों को की तरफ उन्हें प्रेरित करती हैं। तो कई बार वो अपने जीवन को स्वस्थ रूप से नहीं जी पाते। इसका पता जब चलता है तो काफ़ी देर हो चुकी होती है और समय निकलता जाता है। तो आज हम बात करेंगे बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य, बच्चों का इमोशनल वेलबींग, उनकी सोशलाइजेशन, उनके सोशल कॉग्निशन और उनका साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स लाइफ। तो अक्सर बच्चों में पाया गया है जब उनसे ये पूछा जा रहा है कि क्या वो खुश हैं, तो वो बहुत जल्दी इमीडिएट ये कह देते हैं कि बिल्कुल नहीं। और अगर उनसे ये पूछा जाता है कि आपकी खुशी का या आपके नाखुश होने का कारण क्या है, आप क्यों खुश नहीं हैं, तो वो कह देते हैं पता नहीं। और कई बार बच्चों से अगर एक सेंटेंस ये पूछा जाता है कि आपके क्या जो नापसंद है या जो चीज़ें आपको पसंद नहीं हैं, वो सारी कुछ चीज़ें आपके साथ होती हैं, क्या आपकी पसंद का ख्याल नहीं रखा जाता, तो वो कहते हैं रखा जाता है। यानी कि उनकी पसंद से सारी चीज़ें हो रही हैं, उनकी पसंद का खाना, उनकी पसंद का कपड़े। उसके बाद भी बच्चों का एकदम ये जवाब देना कि वो खुश नहीं है, ऐसा मेरे क्लिनिक में कई बार बच्चों से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस में जब मैं पूछती हूँ तो उसमें ये जवाब मिलता है। उसी के साथ एक और भी उदाहरण है जिसमें बच्चे ये नहीं कहते कि वो खुश नहीं है, वो सीधे कह देते हैं पता नहीं। कुछ कहते हैं 50-50, कुछ कहते हैं हमको तो पता ही नहीं चलता कि खुश और नाखुश क्या होते हैं। ये जो स्थिति है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। जो बच्चे ये कह रहे हैं पता नहीं और जो बच्चे ये कह रहे हैं कि खुशी या नाखुश होना क्या होता है ये हमको पता नहीं और हमें नहीं मालूम हम खुश हैं या नहीं खुश हैं, ये समझ लीजिए कि बच्चों के मनोभाव की स्थिति को जानने के लिए और उस पर काम करने के लिए बहुत एक गंभीर समस्या के रूप में हमारे सामने आगे आने वाली है। आज के परिवेश में अक्सर बच्चा बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में या ओवर स्ट्रेस में हो रहा है। स्ट्रेस इस बात का नहीं है कि उनके पास सामानों का या रिसोर्सेज का अभाव है। स्ट्रेस इस बात का है कि जो रिसोर्सेज और जो सामान उनके मनोरंजन के लिए हैं वो उनसे हटाए जाएंगे, चाहे सोशल मीडिया हो या मोबाइल, टीवी हो या बाहर का खेलना। सभी बच्चों को ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनके ब्रेन को ये थॉट है कि उनसे उनका प्रिय जिसमें वो सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं वो चीज़ हट जाएगी। अगर वो खेलने गए हैं तो जल्दी से एक आवाज़ आएगी जिसमें कि उनसे कहा जाएगा कि अब खेलना बंद करो, पढ़ाई करो। अगर टीवी देख रहे हैं तो फिर एक आवाज़ आएगी, मोबाइल देख रहे हैं तो फिर कोई टोकेगा, अगर सोशल मीडिया में इन्वॉल्व हैं तो ज़रूर पेरेंट्स का कोई ना कोई कमेंट्स आ जाएगा। इन सभी के तहत बच्चों के जो अंदर एक मनोभाव विकसित होता है वो होता है एंगर का भाव। एंगर का भाव अपने आप में ही एक नेगेटिव भाव होता है और जब वो एक डर के साथ
उत्पन्न होता है तो वो बच्चों की बहुत सारी मनोदशाओं से बाहर उनको लाने में असमर्थ होते हैं, माता पिता भी और स्वयं बच्चा भी। इसके साथ ही अगर यहाँ पर पेरेंटिंग की बात कहें तो माता पिता कहेंगे कि क्यों हम बच्चों को नहीं टोकेंगे तो कौन टोकेगा। अगर हम बच्चों को खेलने का समय, टीवी देखने का समय, मोबाइल, सोशल मीडिया में कितना इन्वॉल्व होना है ये नहीं बताएंगे तो फिर कौन बताएगा। जी हाँ, आप बिल्कुल बताएंगे, लेकिन बार बार नहीं। अगर आप लगातार बच्चे को ये बता रहे हैं कि उसका एक नियमित दिनचर्या क्या होनी चाहिए तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ी है। अगर आपको बार बार अपने बच्चे को ये बताना पड़ रहा है कि वो सोशल मीडिया में ज़्यादा इन्वॉल्व है या वो टीवी और मोबाइल ज़्यादा देख रहा है तो आपको ज़रूर एक एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी होगी, जिससे आप ये बार बार की जाने वाली टोका टोकी से बचें और बच्चों और अपने बीच के रिश्तों को सही रखें। उसी के साथ साथ बच्चों के अंदर बहुत अधिक बहस करना या एग्रेशन के भाव को उत्पन्न करने की स्थिति को ना पैदा करें। पेरेंटिंग में अपना काम हो रहा है, लेकिन वो पेरेंटिंग जो बच्चों पर सही भाव नहीं दे पा रही तो वो सिर्फ आपके मायने में सही पेरेंटिंग कही जा सकती है, लेकिन बच्चों के मायने में वो सही पेरेंटिंग नहीं है। अक्सर कुछ कहानियाँ जो आई हैं उनमें से मैं कुछ कहानियों का आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगी। एक कहानी है जिसमें बच्चे का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी कि जो उसका ब्रीदिंग पैटर्न है वो रॉन्ग है। बच्चा कई सालों से मुंह से सांस लेता है। बच्चा कई बार थक जाता है, उसे थकान आ जाती है और थोड़ी सी स्थिति में वो बिल्कुल एक डल और लो फील होने लगता है। कई बार पेरेंट्स इसको ये समझकर कि वो खाता ठीक से नहीं है या वो फल नहीं खाता या वो दूध नहीं पीता, ये सारी समस्याओं को बहुत ही आराम से इसको इन लक्षणों को इग्नोर कर रहे होते हैं, या ये मान लीजिए कि वो दो वाक्य बोलकर अपनी जिम्मेदारी से हट जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने बच्चे को ये ताना दे दिया कि तभी तो कहते हैं दूध पिया करो, तभी तुम्हें ताकत नहीं आती है, और उसके बाद कुछ नहीं करते। ऐसे ही तानों का सिलसिला और ऐसे ही वाक्यों का सिलसिला पेरेंटिंग का आजकल हिस्सा बन चुका है। सभी पेरेंट जब भी कोई ऐसी समस्या आती है बच्चे को बार बार ऐसा कहते हैं कि आप मुंह से सांस नहीं, नाक से सांस लिया करो, आप थोड़ा सा खेल कूद किया करो, आप थोड़ा सा रस्सी कूदा करो, साइकिल चलाया करो, योगा किया करो, फ्रूट्स खाया करो, दूध पिया करो, किंतु उसे सिर्फ बोलते हैं, करवाते कुछ भी नहीं। कई बार कोई ऐसा माहौल नहीं क्रिएट करते जिसमें बच्चा खेले, रस्सी कूदे, साइकिल चलाए। कभी उसके साथ बच्चे के साथ जाते नहीं हैं कि उसे मौका मिले साइकिलिंग करने का। कभी भी उसे वो मौका नहीं देते ऐसी जगह पे ले जाके जहां ऑटोमेटिकली उसका मन करे कि वो यहाँ पर रनिंग करे। उसे घर में ही रखते हैं और घर में रखने के बाद बहुत सारे वाक्यों की बौछार कर देते हैं। आप पेरेंटिंग यहाँ पर ये जरूर समझ लें कि पेरेंटिंग में डायलॉग डिलीवरी नहीं होती, आपका काम करना ज़रूरी होता है। आप जो चाहते हैं वो करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा नाक से सांस ले और मुंह से सांस ना ले तो आप किसी भी एक्सपर्ट से मिलिए और उसके लिए जो भी पैटर्न्स और जो भी डीप ब्रीदिंग के एक्सरसाइजेज वो बताते हैं आप उन्हें फॉलो करिए। फॉलो ही नहीं करिए, उसे करवाइए। हर दिन 10 मिनट का समय निकालकर अपने बच्चे को रस्सी रोप स्किपिंग करवाइए। आप अपने बच्चे को किसी भी ऐसे गेम्स का हिस्सा बनने दें और साथ में उसके साथ इन्वॉल्व हों। बच्चे देख कर सीखते हैं, आपके डायलॉग से बिल्कुल भी नहीं। और अक्सर पेरेंटिंग में ये बात आती है कि डायलॉग 100 होते हैं लेकिन उसमें से इम्प्लीमेंट एक भी नहीं हो पाता और पेरेंट को लगता है कि वो एक बेहतर पेरेंटिंग दे रहे हैं, जिसकी वजह से दिन पर दिन उनके बच्चे वीक हो रहे होते हैं। जब भी किसी बच्चे को रेस्पिरेटरी सिस्टम में या आपका बच्चा जल्दी थक रहा है, दौड़ते हुए उसके पेट में दर्द हो रहा है या उसकी सांस फूलती है, वो बैठ जाता है, वो मुंह से सांस लेने लगता है, तो यहाँ पर आपको सावधान हो जाना पड़ेगा। आपको देखना होगा कि उस बच्चे का BMI पूरा निकालें, उसकी डाइट और उसके पूरे वाटर इनटेकिंग के पैटर्न्स को, ब्रीथिंग पैटर्न्स को ध्यान दें और देखें कि कहीं बच्चा इस तरीके के शारीरिक रूप से कमज़ोर होने के साथ साथ भी बच्चा का मन की स्थिति और मस्तिष्क की स्थिति यानी कि मेंटल हेल्थ दोनों ही बिगड़ जाएंगी। आपको लगेगा आपका बच्चा बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है,
लेकिन वो ऐसे बच्चों में अक्सर देखा गया है कि 7th और 8th के बाद इन बच्चों का ग्राफ निरंतर एकेडमिक में भी गिरता चला जाता है और हम सिर्फ ये सोचकर बहुत सुकून में होते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है और कहीं ना कहीं एक बड़ी चीज़ इग्नोर हो रही होती है। इसी के साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि जब भी किसी बच्चे का रेस्पिरेटरी सिस्टम एक डिसऑर्डर्स में होता है तो वहाँ पर उसे जल्दी जल्दी कफ, कोल्ड और वेदर चेंजिंग में फीवर या फिर वायरल फीवर हो रहा होता है। उसका एक पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और वो हमेशा एक लो कॉन्फिडेंट और लेस रिप्रेजेंटेशन में बच्चा दिखाई देता है। बच्चे को ज्ञान बहुत होता है, नॉलेज बहुत होती है, लेकिन बच्चे का जो रिप्रेजेंटेशन है, जो प्रेजेंट करने का अपने आप को तरीका है, वो बहुत कम होता है। बच्चा चुप और शांत रहता है और हमें ऐसा लगता है कि बच्चा बहुत कहना मानने वाला और बहुत ओबीडियंट है। हमें ऐसे सबमिसिव टेंडेंसीज के बच्चों को बचाना होगा और उनको आगे ऐसे डिप्रेसिव मोड से, जो चाइल्डहुड डिप्रेशन है या अडल्टहुड डिप्रेशन है, दोनों ही स्थितियों में आने से बचाना होगा। अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा बच्चा है जिसका रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक है, जो थकता है, जो लो दिखाई देता है, जिसकी एनर्जी लेवल लो दिखता है, बार बार बैठता है, लेटता है या अपने ही किसी कामों में इंगेज रहता है, लेस फिजिकल एक्ट्स में इन्वॉल्व होता है, तो आप समझ लें कि आगे चल के लेट एडल्टहुड में अक्सर ये लोग एक अपनी शांत प्रवृत्ति के होने के कारण एक डिप्रेशन की गिरफ्त में आ जाते हैं और इनके आसपास या तो एंजाइटी या फियर, फोबिया और ओसीडी और डिप्रेशन के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। हमें अपने बच्चों को स्टार्टिंग से ही बचाना होगा कि वो बच्चे स्वस्थ रहें। इसी के साथ एक और कहानी है, जिस कहानी में एक बच्चे के पास कोई कंपेनियनशिप ही नहीं है, यानी कि ना उसके आसपास कोई बच्चे हैं और ना ही उसका भाई बहन है। बच्चा, अगर उसके पास भाई बहन है, उनमें अंतर ज़्यादा है या कम है, कुल मिला के बच्चा उस कंपेनियनशिप को अपनी एक रियल कंपेनियनशिप नहीं मानता। पेरेंट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान और इरिटेट होते हैं कि वो बच्चे के लिए कंपेनियनशिप कहाँ से लाएं। जिस प्रकार से बच्चे के साथ कंपेनियन बनना है, उस प्रकार से पेरेंट्स एक्ट नहीं कर पाते। वो हमेशा बच्चों को सिखाने के मोड पर चले जाते हैं। कई बार बच्चों को सिखाना नहीं, उनके साथ उनके जैसा करना होता है और कई बार बच्चे उसी के साथ सीख भी रहे होते हैं। लेकिन ओवर करेक्शन और ओवर नैगिंग पेरेंटिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बनता जा रहा है, जिसमें पेरेंट्स कमेंट्स करके, सरकास्टिक कमेंट करके या नैगिंग करके, ओवर करेक्शन करके, छोटी छोटी बात में चीटिंग नहीं करते, बेटा किसी को भी नकल नहीं करते, आप ये तो चीटिंग हो गई। आप सोचते हैं कि कई बार आप अपने बच्चों को बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन लाइफ में प्रैक्टिकल चीज़ों से ज़रूरी ज्ञान नहीं होता। ज्ञान बच्चा अपनी कॉग्निशन और अपने इंटेलेक्चुअल लेवल से अपने आप रिसीव कर रहा है, अपने एनवायरनमेंट से, तो अलग से इंजेक्शन देने की ज़रूरत ही नहीं होती। किंतु पेरेंट्स हमेशा इसको रखते हैं और उन्हें लगता है कि जितनी बड़ी ज्ञान की किताब वो अपने बच्चे को देते जाएंगे, उतना सब कुछ बच्चा लेता जाएगा और बच्चा इससे इरिटेट हो रहा होता है। इसी के साथ बच्चे को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व भी करा रखा है। बच्चे के पास स्कोप भी है बच्चों के साथ खेलने का, किंतु अक्सर बच्चा अपने आप को अकेला पाता है। इस सिनेरियो में बच्चा मार रहा होता है, चीख रहा होता है, चिल्लाता है और साथ में बाइटिंग और उसका एक स्प्लिटिंग के टेंडेंसीज बढ़ रही होती हैं। वो अपने सर को ज़मीन में मारता है, सर को दीवार में मारता है, कपड़े खींचता है, बाल खींचता है। ये अगर कोई भी बच्चा इस तरीके की चीज़ों को कर रहा है तो आप समझ जाएं कि सब कुछ होने के बाद भी बच्चे के पास सिबलिंग्स और कंपेनियनशिप का अभाव है। बच्चा ना खुश है, बच्चा कुछ और चाह रहा है। बच्चा मौज मस्ती, घूमना, बहुत सारे लोग और बहुत सारे बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाह रहा है। बच्चा घर में कम रहना चाह रहा है और अक्सर इस तरीके की आदतों में जो आगे के सिम्टोमेटिक फीचर्स मिलते हैं, उसमें बच्चा का जो ये इरिटेशन है, चीखना है, चिल्लाना है, बाइटिंग है, स्प्लिटिंग है, ये सब उसको एंग्शियस बना देता है। यानी कि एंग्शियस मीन्स चिंताजनक रहने की आदत। वो हमेशा चिंता में रहता है।
कि अब वो इसके बाद क्या करेगा, अब वो स्कूल से आने के बाद क्या करेगा, अब अगर ट्यूशन से आ जाएगा तब क्या करेगा। और हमेशा वो अपने पेरेंट्स से ये पूछता रहता है, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, और अब मैं बोर हो रहा हूं। बार बार जो कहने वाले बच्चे हैं, मैं बोर हो रहा हूं या मैं अब क्या करूं, वो अक्सर आगे चल के एंग्शियसनेस, एंग्जाइटी, ओसीडी, फियर, पैनिक अटैक्स या आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसके शिकार हो जाते हैं। वो बार बार उनको लूज मोशंस आ रहे होते हैं और समटाइम्स कॉन्स्टिपेशन के भी इश्यूज आ जाते हैं, यानी कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी इफेक्टेड होता है। तो हम अपने बच्चों को किसी भी प्रकार की एंग्जाइटी में ना आने दें। बच्चे के नीड बेस पर कोशिश करें कि एक्सपर्ट की एडवाइस जरूर लें। मैक्सिमम पेरेंट्स इस एडवाइस को लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो परफेक्ट है। या तो वो बायस्ड हैं या ओवर कॉन्फिडेंट है, और उनका बिलीफ सिस्टम प्रैक्टिकल और रियलिटी ओरिएंटेड ना होकर सिर्फ अपने सेल्फ ऑक्युपाइड है। वो अपने ही थॉट से ऑक्युपाइड हैं और अपने आप को चेंज करना नहीं चाहते। जो हमारी एजुकेशनल एजेंसीज हैं, एजुकेशनल एजेंसीज में जो ग्रुप सेशंस साइकोलॉजिस्ट या एक्सपर्ट्स के करवाए जाते हैं, वो ग्रुप सेशन समटाइम्स बेनिफिशियल होते हैं, किंतु जब वो इंडिविजुअल 1:1 केस हिस्ट्री के साथ नहीं होते तो वो सिर्फ एक टाइम पासिंग या उस एक शॉर्ट वाइल पीरियड के लिए वो बहुत इफेक्टिव और वाउ इफेक्ट देते हैं, बट ये वाउ इफेक्ट उनके बच्चों को कोई भी इफेक्ट नहीं दे रहा होता। तो कोशिश करें कि अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसी भी ऐसी एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं तो पूरे साल उसे कम से कम 3 बार हर एक पेरेंट के साथ इंडिविजुअल मीटिंग करने के लिए दें। पूरे स्कूल में जितने भी बच्चे हैं, हर बच्चे का ग्राफ और हर बच्चे की इंडिविजुअल केस हिस्ट्री एक्सपर्ट्स के पास होनी चाहिए। अगर एक्सपर्ट्स के पास अगर ये हिस्ट्री नहीं है और वो एक जो कंबाइंड सेशन लेकर ये सोच रहे हैं कि वो बच्चों को हेल्दी कर रहे हैं और पेरेंट्स को एक अच्छी पेरेंटिंग का गुण सिखा रहे हैं, ये अक्सर प्रैक्टिकल बिहेवियरल इम्प्लीकेशंस में आ ही नहीं पाता। बहुत सारे डेटा ये बताते हैं, जो बड़े बड़े सेमिनार्स और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनमें जब तक कि बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ इंडिविजुअल नहीं कनेक्ट हुआ जाता तो उसके रिजल्ट्स बहुत कम होते हैं। वो कुछ समय के लिए वर्क करता है या सिर्फ वो ऑडियो के लेवल पर हमको मिलता है, लेकिन उसमें हम अप्रोच, अपनी जो बिहेवियरल अप्रोच टूवर्ड्स चाइल्ड होनी चाहिए, उसको नहीं इम्प्लीमेंट कर पाते। तो यहाँ पर हमें अपने बच्चों को खुश रखने और उनको आगे के किसी भी ऐसे मेंटल डिसऑर्डर से बचाने के लिए शुरुआत बचपन से, यानी कि 5.5 साल की उम्र से कर देनी होगी। 5 और 5.5 साल की उम्र बिल्कुल सही होती है बच्चे को मल्टीपल एक्टिविटीज़ में ज्वाइन कराने की। अगर हम बच्चों को सिर्फ स्कूलिंग करा रहे हैं और सोच रहे हैं स्कूल और ट्यूशन ही मात्र इनफ है उनके पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। कम से कम 13 और 14 साल तक की उम्र में हमें बच्चे की एक्सपर्टीज एरिया को एक्सप्लोर कर लेना होगा साइमल्टेनियसली विद द एकेडमिक एरिया। अगर हम बच्चे के किसी एक पैशन को नहीं एक्सप्लोर करते और उसे एक अच्छी ट्रेनिंग नहीं दिलाते, तो अगर आपका बच्चा डांस अच्छा करता है तो आपको कम से कम 13 और 14 साल की उम्र में 5 साल की उम्र से शुरुआत करवा के उसे ये 5-6 साल एक अच्छी ट्रेनिंग दे। अगर आपका बच्चा सिंगिंग अच्छी करता है, पेंटिंग, स्केचिंग, कलरिंग, कुछ भी उसका अच्छा है वो, या वो स्पोर्टी है, तो आप उसे प्रॉपर एक इंस्ट्रक्टर के अंडर में ट्रेनिंग दिलाइए। अगर आप अपने बच्चे को सिर्फ घर में बिठा रहे हैं और सोच रहे हैं कि आने वाले मार्क्स आपके बच्चे को हेल्दी बना रहे हैं, तो ये आपका एक भ्रम है। आपका बच्चा हेल्दी तो बन रहा है, हो सकता है वो अच्छी नौकरी पाले, और अगर आपका कंसंट्रेशन सिर्फ नौकरी पाने तक है तो ये भी आपका भ्रम है, क्योंकि आप उसका बचपन जीने नहीं दे रहे और आप उसके बचपन का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व करा रहे हैं या किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करवा रहे हैं जो उसके लिए वर्दी नहीं है। तो आप सब सचेत हो जाएं। इसी के साथ मेरे पास एक और तीसरी कहानी है जिसमें बच्चा रिएक्टिव है। बच्चा अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को लेना चाहता है। उसको लेने के लिए वो बहुत सारे तरीके के मैनिपुलेशंस करता है,
झूठ बोलता है और बहुत सारे ड्रामेटिक चीज़ों को करता है। एनी हाउ उसे अगर अपना कोई भी चॉइसेस का एरिया चाहिए तो चाहे उसे मारपीट करनी पड़े या तोड़ फोड़ करनी पड़े, वो उसे करता है और उसे लेता है। अगर उसे स्कूल नहीं जाना तो वो नहीं जाता। उसके विड्रॉल के सिम्टम्स बढ़ते चले जाते हैं। सोशल विड्रॉल, स्कूल विड्रॉल इसमें सबसे ज़्यादा है। अगर बच्चा छोटी उम्र में ही स्कूल जाने के लिए मना करता है, अगर बच्चा छोटी उम्र में ही अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता या किसी भी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या टीवी मोबाइल के साथ ज़्यादा लंबे समय तक इंगेज होता है, आपके टोकने पर रिएक्टिव हो जाता है, आपके टोकने पर गालियां देने लगता है, गुस्सा करने लगता है, मारने पीटने तोड़ने लगता है, तो आप अर्लियर सचेत हो जाइए। अगर ये बच्चा 5, 6, 7 साल की उम्र में दिखा रहा है तो ये एक अपोजिशनल डिसऑर्डर है, ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें कि अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि उसे गुस्सा आता है या वो जिद्दी है तो ये हमारी बड़ी भूल होगी। इसमें अक्सर बच्चा जो टॉन्टिंग करता है, जो अब्यूजिंग करता है, उसका जो सेंसिटिवली कनेक्शन है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सोशलाइजेशन के साथ, वो डिसकनेक्टेड होता है। वो एक इनडिफरेंट वे में अपनी लाइफ को जीता है। उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि किसी को उसके व्यवहार से दुख हो रहा है। वो एम्पैथेटिकली इस बात तक कभी पहुंच ही नहीं पाता कि उसके वो जो कर रहा है वो उसको आगे एक खतरा है या उसको ख़राब कर रहा है। साथ में पेरेंट्स यहाँ पर कई बार इस कन्फ्यूज़न में होते हैं, वो स्ट्रिक्ट हों या सबमिसिव हो जाएं। और कई बार एक अच्छे पेरेंट्स भी जो एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेते हैं वो 2-3 साल बाद लेते हैं। यहाँ पर मैं ज़रूर आप सबसे कहना चाहूँगी कि इन सारी कहानियों से बहुत डर सा लगता है और आप तक ये पहुँचाना हमारी ड्यूटी भी है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, कि आपका बच्चा जिस दिन कोई ऐसा बिहेवियर शो करे, आपको तीसरे या चौथे दिन ही इमीडिएट साइकोलॉजिस्ट के साथ कनेक्ट हो जाना है। अगर आपको लगता है कि आपका साइकोलॉजिस्ट मात्र सिर्फ वो काउंसलर है तो प्लीज़ आप अवॉइड करें, क्योंकि ये केसेस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट के ही होते हैं। तो हम कई बार अपना समय मात्र काउंसलर्स के साथ बर्बाद कर रहे होते हैं। काउंसलर्स सिर्फ, क्योंकि ऐसे केसेस में काउंसलिंग का रोल नहीं होता, यहाँ पर एक गाइडेंस का रोल होता है जो कि पेरेंट को दी जाती है। हमें लगता है कि जब बच्चा खराब व्यवहार कर रहा है तो बच्चे को डायरेक्ट कनेक्ट हो करके या उसको ये सिखाकर डू एंड डोंट्स, ये करो और मत करो, ये एक समय बर्बाद करने जैसा होता है। यहाँ पर सिर्फ पेरेंट्स को ही गाइड किया जाता है कि वो क्या करें और वो क्या ना करें, डायरेक्ट बच्चे को अप्रोच नहीं किया जाता। किंतु स्कूल में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ये बहुत ही आम सी बात हो गई है। बच्चा अगर ज़्यादा टीवी देखता है या मोबाइल देखता है तो उसको डायरेक्टली अप्रोच कर लिया जाता है और बच्चे से कहा जाता है कि आपको वो ज़्यादा मोबाइल नहीं देखना है। उसे प्रॉन एंड कॉज बताए जाते हैं कि आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और बच्चा भी काउंसलर को सिर्फ अपने पेरेंट्स के टाइप का ही एक व्यक्ति मान लेता है और उसके साथ काउंसलर के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता। जब रैपो इस्टेब्लिश हुई नहीं तो असर कैसे होगा। और हम ये कहते हैं कि हमारे बच्चे की काउंसलिंग चल रही थी, काउंसलिंग का केस ही नहीं था, यहाँ तो गाइडेंस का केस था। तो सही जानना कि अब काउंसलिंग रिक्वायर्ड है, डायरेक्ट बच्चे को अप्रोच किया जाए या ना किया जाए, इसी के साथ सही एक्सपर्ट के पास जाना भी आपकी एक समझदारी और जिम्मेदारी है। तो अक्सर जो बच्चे एक रिएक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं वो आगे चल के बाइपोलर डिसऑर्डर, मैनिया या बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के केस बनते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके बच्चे का गुस्सा करना, आपके बच्चे का रिएक्शन ये उसे नॉर्मल रखेगा, तो हमारी तीनों कहानियों में आपको ये साफ पता चल गया होगा कि बच्चा नॉर्मल लाइफ जीने में उसे बहुत स्ट्रगल करने होंगे। और अगर आप चाहें तो इस स्ट्रगल को अपने बच्चे की हेल्थ से कनेक्ट करके, उसके इश्यूज से कनेक्ट करके आप आसान कर सकते हैं। तो अगर हम ये सारी चीज़ों को जानते हैं, जिस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो बच्चों का रवैया, जो बच्चों का तरीका होता जा रहा है, चाहे बच्चा जिद कर रहा है या नहीं कर रहा है, बच्चा शांत है या बहुत बच्चा उद्दंडी है, बच्चा बिल्कुल बहस नहीं करता या बहस करता है,
सभी मायनों में बच्चा हेल्दी है ऐसा कहना एक सिर्फ अवधारणा होगी या एक ओवर कॉन्फिडेंस होगा। तो कोशिश करें कि ये मत माने कि जो बच्चा जिद नहीं कर रहा या नंबर अच्छे ला रहा है वो सबसे अच्छा बच्चा है। तो आप कोशिश करें कि अपने बच्चों की पूरे दिन की दिनचर्या को एक बार पुनः उसको एनालाइज करें, उसमें देखें कि क्या डिफरेंट टाइप ऑफ प्ले एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं। प्ले 3 टाइप के होते हैं, एक वो जो वो अकेले खेलता है, एक वो जो वो ग्रुप में बच्चों के साथ खेलता है, एक वो जो वो अपनी फैमिली के साथ खेलता है। फैमिली कल्चर में चेस, प्लेइंग कार्ड्स, बैडमिंटन या हाइड एंड सीक ऐसे गेम पहले घरों में आम थे, अब ये सारे गेम हट गए हैं। कोशिश करें फैमिली के साथ एक गेम का होना, किसी भी प्ले का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे छुट्टी का दिन हो या चाहे रोज़ मर्रा की दौड़ भाग का दिन, थोड़ा सा प्ले तो बनता है। तो आप कोशिश करें बच्चों के साथ खेलें और उन्हें खेलने दें, अकेले भी और बच्चों के साथ भी। अगर बच्चा 2 घंटा एक दिन में खेल लेता है, 1.5 से 2 घंटा, और संडे के दिन थोड़ा टाइम बढ़ाया जा सकता है जो भी हॉलीडेज़ हैं, तो आप देखेंगे आपके बच्चे का हैप्पीनेस हार्मोन रिलीज होने लगेगा। उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसका बिहेवियरल एग्रेशन वो सब मेल्ट डाउन होने लग जाता है। साथ ही उसका सोशलाइजेशन, उसको बच्चों के साथ पार्टी करने जाना या बच्चों को बुलाना, बच्चों के कभी साथ में आउटिंग करना, ये एज पर द एज थोड़ा थोड़ा सा पेरेंट्स को सपोर्ट करना होगा, क्योंकि टाइम अब चेंज हो चुका है। पहले घरों में ही ज्वाइंट फैमिली होती थी और बहुत सारे बच्चे होते थे, अब न्यूक्लियर फैमिलीज में बच्चे मिस करते हैं अपने कंपेनियनशिप को। तो आप उन्हें सोशलाइजेशन के साथ जोड़ें, उनके फ्रेंड्स के साथ जोड़ें और कोशिश करें उन्हें लोगों के साथ अधिक से अधिक इन्वॉल्व होने रहें। ये टाइम वेस्ट नहीं होता, ये लाइफ की लर्निंग है। हम सोशल कॉग्निशन से इस लाइफ को जीते हैं, कभी भी इस कोर्स से नहीं। इस कोर्स से हमें अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो मिल जाता है, लेकिन कंटिन्यू आप अपनी जॉब को या अपनी लाइफ को सोशल कॉग्निशन के साथ करते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति में उस सोशल कॉग्निशन का अभाव है तो वो कितना भी अच्छा स्कोर ले आए, वो कभी भी सक्सेसफुल और हैप्पीनेस के साथ इस लाइफ को नहीं जी पाता। इसी के साथ आउटिंग्स बहुत ज़रूरी हैं। आउटिंग्स को कोशिश करें कि वो खाने पीने और सिर्फ यहीं तक केंद्रित ना रह जाएं कि आप बाहर गए कुछ खा कर आ गए। आउटिंग शुड बी नॉलेजेबल। बच्चे ने कुछ ऐसी आउटिंग्स करी जहां उसकी नॉलेज इंक्रीज हुई। अलग अलग शहरों में घूमना एक बहुत ही अच्छा नॉलेज वाली आउटिंग में शामिल होता है। तो आप अपने बच्चों को अलग अलग डिफरेंट एरियाज़ और डिफरेंट शहरों में घुमाएं और उन्हें नॉलेजेबल आउटिंग्स भी उनकी लाइफ में शामिल करें। साथ में मल्टीपल एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करें। बच्चा सिर्फ एक ही चीज़, यानी कि वो स्कूल कर रहा है, ट्यूशन कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, वहाँ तक ना हो। वो कम से कम 3 टाइप की एक्टिविटीज़, 1 इज़ मेंटल, 1 इज़ फिजिकल एंड 1 इज़ लॉजिकल। अगर आपका बच्चा 5 साढ़े 5 साल का है तो आप अपने बच्चे को एबेकस सिखाएं, और ये उसका मेंटल और लॉजिकल एरिया हो गया। आप अपने बच्चे को म्यूज़िक सिखाएं या इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सिखाएं, ये उस आपके बच्चे का मेंटल रिलैक्सेशन का पार्ट बन जाएगा। आप अपने बच्चे को ताइक्वांडो या एथलेटिक्स में या बैडमिंटन सिखाते हैं, यहाँ से बच्चे का मोटर, फाइन और ग्रॉस मोटर दोनों ही इंक्रीज हो जाता है। तो बच्चे की कम से कम हर बच्चे की 3 टाइप की क्लासेस अलग अलग। अगर बच्चा ड्राइंग और पेंटिंग करता है, वहाँ से उसका विजुअल और एक क्रिएटिव ब्रेन एनहांस होता है। तो आप अपने बच्चे को कम से कम 5.5 साल से लेकर के 13 और 14 साल तक बच्चे को 3 प्रकार की एक्टिविटीज़ में शामिल करें। अगर बच्चा सिर्फ एक बंद कमरे में बहुत ज़्यादा पढ़ाई में या सिर्फ घर घर में रह रहा है और आप सोच रहे हैं कि बच्चा अच्छा चल रहा है, तो ये आपका सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस है, ये अच्छी पेरेंटिंग का एक सैंपल नहीं है। आप एक अच्छी पेरेंटिंग के हिस्से में बच्चे को कम से कम 3 टाइप की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कराएं। साथ में आप बच्चे को अवॉइड करें ओवर करेक्शन और नैगिंग। आप बच्चे को जो कमेंट करते हैं कि बच्चा ऐसा करता है वैसा करता है, बार बार उसे ओवर करेक्शन करते हैं। अक्सर छोटे बच्चों में ये पाया जाता है कि पेरेंट्स उसे ओवर करेक्शन करने में, उसे सही करने में कि मैं कितनी बेस्ट मदर हूँ या फादर हूँ, उसे बार बार टोक रहे होते हैं, ऐसा नहीं करो, और बच्चा नो नो
नो नो सुनते सुनते परेशान हो जाता है। तो ओवर नैगिंग एंड ओवर करेक्शन हमेशा ही हार्मफुल होते हैं। वो सफोकेटेड फील करते हैं और उन्हें लगता है कि उनके आसपास कोई एक बहुत बड़ा सा जाल है जो उनको कैद में रखे हुए है। बच्चे उसमें से निकलना चाहते हैं, इरिटेट होते हैं और वहाँ पे जाके अक्सर देखा गया है कि वो पानी से खेलना, पानी को फेंकना, ये सब शुरू कर देते हैं। बार बार वो अपने कपड़ों को भिगो के आने लगते हैं क्योंकि वो आपसे रिवेंज ले रहे होते हैं, आपको बता रहे होते हैं कि वो काम करना शुरू कर देते हैं जिसमें कि आप परेशान होते हैं। वो कपड़ों में शुशु करना शुरू कर देते हैं जिससे कि आप इरिटेट होंगे। तो एक मायने में आपने उन्हें इरिटेशन दिया है तो बदले में वो भी आपको इरिटेट कर रहे होते हैं और आपको लगता है कि इतनी बार तो बताते हैं, बस शुशु करने की याद नहीं आती और शुशु बताने की याद नहीं होती, इतनी बातें करती हैं और आप बच्चे को इसके बदले में या तो पिटाई कर रहे होते हैं या उसे डांट रहे होते हैं। और ये समझने की ज़रूरत है बच्चे का ये व्यवहार क्यों आया। बच्चा अक्सर डिस्कशन में देखा गया है कि पेरेंट्स के मोस्टली डिस्कशन बच्चे के पास्ट लाइफ से और पास्ट मेमोरी से जुड़े हुए होते हैं जिसमें वो बार बार उसके फेलियर एरियाज़ को जिक्र कर रहे होते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में एक चीज़ बहुत देखी गई है जिसमें पेरेंट्स एक बड़े फेलियर या उनके लाइफ के कुछ फेलियर्स हैं वो उससे डरे होते हैं और वो बार बार एक फेलियर की फीलिंग को बढ़ाते हैं और उसे बहुत फोकस करते हैं जिससे बच्चे का कॉन्फिडेंस लो होता है और बच्चे को भी लगने लगता है अगर नौकरी नहीं मिली तो, अगर लाइफ में सक्सेस नहीं हुए तो बार बार बच्चों के सामने इन फेलियर्स के प्रति डराना या फेलियर्स से डरना ये एक बच्चे को खराब करने जैसा होता है और अक्सर पेरेंट्स ये भी कर रहे होते हैं। साथ में एक फेलियर की फीलिंग कि हम बच्चों से ये नहीं कहते कभी भी अरे कोई बात नहीं, अगर कभी कम मार्क्स भी आ जाएंगे तो भी देखेंगे, आगे देखा जाएगा। अगर आपको ये बिलीव है कि आपका बच्चा पढ़ता है, आपका बच्चा इंटेलिजेंट है, तो आप उससे एक बार ये कह के तो देखिए, उसे रिलैक्स करके देखिए कि अगर कम मार्क्स भी आ जाएंगे तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन हम हमेशा यही कहते रहते हैं कि उसको पास्ट में कि उस दिन आपने समय बर्बाद कर दिया, 2 घंटा आपने सब मूवी देख ली, आपने अपने दोस्तों से बात कर ली, आपने इतनी देर तक सोते रहे और हम उसके पास्ट के एरियाज को बार बार मेमोराइज कराते हैं और उसे इरिटेट कर देते हैं और कभी ये ताकत उसको नहीं देते कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे फेलियर में भी और तुम्हारी जो सक्सेस है उसमें भी। बच्चे के हमेशा एक फेलियर को लेकर डर आ जाता है, वो डरने लगता है अपने फेलियर से और इस लाइफ में हम फेल ना हो या हमें हमेशा सक्सेस मिले, ऐसा नहीं होता। बच्चे के अंदर एक ऐसा प्रेशर डेवलप हो जाता है, वो अपने पेरेंट्स को अपना नहीं समझता, उसे लगता है कि इनके साथ रहना है बट वो उनसे अंदर ही अंदर दूर हो रहा होता है क्योंकि उसे पता होता है कि मेरे सक्सेस में तो मेरे पेरेंट्स खुश हैं और मेरे साथ हैं, लेकिन मेरे फेलियर में या मेरे वीक एरियाज में मेरे पेरेंट्स मुझे कमेंट्स करेंगे या मेरे साथ नहीं है। फिजिकली साथ होने से भी बड़ा होता है कि आप मेंटली अपने बच्चों के साथ रहें और ऐसे डायलॉग से बच्चों के अंदर एक डर व्याप्त होता है जो उनकी पॉजिटिविटी को हर दिन कम कर रहा होता है। तो अगर आप इस तरीके के कोई भी डायलॉग्स डिलीवरी करते हैं या अपने ही विचारों से, अपने ही एक्सपीरियंस से ऑक्यूपाइड हैं, उससे निकलना नहीं चाहते, तो ये आपकी वीकनेस है, बच्चों का इसमें कोई दोष नहीं है। साथ में पेरेंट्स का एक और रवैया है कि बच्चा स्कूल और ट्यूशन अगर आ गया उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चा घर में होता है। एज अ साइकोलॉजिस्ट और एज अ प्रोफेशनल यहाँ पर हम एक मिथ को तोड़ना चाहते हैं। कोशिश करें कि बच्चा जितना ज़्यादा घर से बाहर होगा उतना ज़्यादा बच्चा अच्छा रिएक्ट कर पाएगा। बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा क्योंकि बच्चा बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा। बच्चे को कोशिश करें संडे का दिन, हॉलीडेज़ के दिन वो पिकनिक का प्लान करे, वो बच्चों के साथ आउटिंग का प्लान करे, बच्चे बाहर खेलें, बच्चा घर में कम से कम रहे। बच्चे का मिट्टी में खेलना, बच्चे का रोड पे साइकिल चलाना बच्चे के कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करता है। हमें थोड़े दिन के समय के लिए तो ये सुकून देता है कि बच्चा हमारी आंखों के सामने है, बच्चा आपकी आंखों के जितने सामने है आप उतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं और उतना ज़्यादा बच्चा अपने आप को एक कैद में समझता है, वो खुश नहीं रहता। तो कोशिश करें बच्चे को थोड़ी देर के लिए अलग भी हटाएं। बच्चा कहीं भी कुछ कर रहा है उसे छोड़ें, वहाँ से हटें, अपने भी ब्रेन को एक सुकून दें और बच्चे के ब्रेन को भी एक सुकून लेने दें कि उसे कोई नहीं देख रहा, वो कुछ भी करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन इससे उल्टा होता है, बच्चा कुछ भी कर रहा है, थोड़ी थोड़ी देर में पेरेंट्स उसे आवाज़ें लगाते हैं, पेरेंट्स
पेरेंट्स उसे बीच में इंटरप्ट करते हैं, उसके थॉट प्रोसेस को इंटरप्ट करते हैं। वो किसी भी काम में एंगेज है तो वहाँ जाके कमेंट करते हैं कि कितनी देर खेलते रहोगे, खेलने से कुछ नहीं होगा, कितनी देर ड्राइंग बनाते रहोगे, ड्राइंग बनाकर क्या हो जाएगा, कितनी देर गाने सुनोगे, कितनी देर टीवी देखोगे। हर समय उनके कमेंट्स से बच्चे के अंदर एक इरिटेशन आती है और हमें लगता है हम सब कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, फिर बच्चा खुश क्यों नहीं है, फिर बच्चा एक लाइन में ये क्यों नहीं कहता कि आई एम हैप्पी। यही सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से बच्चा खुश नहीं हो पाता। साथ में आप एक और चीज़ का ध्यान रखें कि बच्चे को अवेलेबिलिटी और उसके चॉइसेस की जो भी आपके पास अवेलेबल चीज़ें हैं, जो भी उसकी चॉइसेस हैं, जो आपके आसपास मौजूद हैं, उन सारी चीज़ों का उसे एक्सपोजर दें। अगर आपके आसपास कोई वाटर पार्क है, अगर आपके आसपास कोई जंगल सफारी है, अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा झरना है, कोई भी ऐसा जू है, तो आप अपने बच्चे को ये मत सोचें एक बार तो जू देखा था। अगर एक बार जू देखा था तो 6 महीने बाद दोबारा भी जू देखा जा सकता है, क्योंकि जू देखना बच्चों को बहुत पसंद होता है। बच्चे एनिमल्स के साथ कनेक्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो आप बच्चों को इस तरीके की जगहों पर बार बार ले जाइए, बच्चे वहाँ पर बहुत एंजॉय करते हैं। साथ में ध्यान रखिए कितने लीटर पानी बच्चे ने पिया है, कितनी बार बच्चा कितने घंटों में खाता है, कैसा खाना खा रहा है। हर बच्चे को 2 से ढाई घंटे में स्मॉल मील लेना ही चाहिए। साथ में फ्रूट्स का इंटेक कम से कम 3 तरह के फ्रूट्स हर बच्चा हर दिन में खा रहा हो। फल महंगे हो सस्ते हो डजंट मैटर, सीजनल हो ये मैटर करता है। साथ में बच्चा योगा और एक्सरसाइजेस और डीप ब्रीदिंग में इन्वॉल्व करिए, यानी कि मेडिटेशन। थोड़ा सा प्राणायाम, थोड़े से योगा के 1-2 आसन, थोड़ी सी 10 मिनट की एक्सरसाइज बच्चे को बिल्कुल फिट कर देगी। स्लीप साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप साइकिल का मतलब होता है 7 से 8 घंटे की स्लीप। एज वाइज ये स्लीप घटती और बढ़ती है। 5 से 7 साल की उम्र में हर बच्चे को कम से कम 8 से 9 घंटे की स्लीप, 10 घंटे की स्लीप लेनी चाहिए। जैसे ही बच्चा 7 साल से बड़ा होता है, 7 साल से लेकर के वो 14 साल की उम्र तक अपनी इस स्लीप साइकिल को 7 से 8 घंटा बनाए। उसके बाद 14 और 15 साल से लेकर के आगे वो अपने इस स्लीप साइकिल को 6 से 7 घंटे का कर ले। 12th स्टैंडर्ड को पार करने के बाद वो अपनी इस स्लीप साइकिल को 6 से 7 घंटे का ही रखे, और जैसे जैसे वो लेट एडल्टहुड में आता है फिर इसको धीरे धीरे बढ़ाता जाए, फिर 7 से 8 घंटा, फिर एक 50 और 55 के बाद जाकर हर एक व्यक्ति को कम से कम 8 से 9 घंटे की नींद ले लेनी चाहिए। इस तरीके से अगर हम अपने बच्चों को सुलाते हैं, लेकिन जस्ट इसके रिवर्स होता है। जैसे ही हॉलीडेज आती हैं आपका बच्चा रात में जागता है, सुबह देर तक सोता है। स्लीप साइकिल हमेशा हम कभी भी स्लीप के बारे में बात जब करते हैं तो एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज स्लीप साइकिल। स्लीप साइकिल का मतलब होता है मेजॉरिटी ऑफ द डेज और हॉलीडेज आपका बच्चा एक नियमित समय पे सोता है और नियमित समय पे उठता है। आपका बच्चा स्कूल डेज में तो 7 बजे उठता है, लेकिन जब हॉलीडेज हैं तो वो 9 और 10 बजे उठता है। ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। आपका बच्चा जिस भी स्लीप आस में आता है, उस स्लीप आस में उसके सोने का और जागने का टाइम नियमित होना चाहिए। ऐसा नहीं हॉलीडेज में तुम 12 घंटे सो और जब आपका स्कूल है तब आप 7 घंटे सो। आप 7 घंटे ही सो, लेकिन उसके बाद जो बचा हुआ समय उसमें कुछ प्रोडक्टिव करो। तो आपका, अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, आई होप कि आज का सेशन सभी पेरेंट्स के लिए, हर एज के बच्चों के लिए फ्रूटफुल रहेगा। और अगर इसके अलावा भी आपकी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं हैं बच्चों से संबंधित, आपके स्वयं से संबंधित, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9411731750 हमारी हेल्पलाइन पर भेजते रहिए। आपके जो भी लाइक्स हैं और आपके जो भी कमेंट्स हैं वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। आपका प्यार और आपके हमारे इस प्रोग्राम को पसंद करने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं और आगे कोशिश करते हैं नए नए विषयों के साथ तेरी मेरी कहानी के सेशंस में आपसे हर बार रूबरू होते रहेंगे और नए विषय के साथ एक नए साइकोलॉजिकल सेशंस को आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ आज के सेशन के लिए धन्यवाद। नमस्कार।